अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस साल थोड़ा सा बिजी हो गया है विद द गाइडेंस वीडियो बिकॉज आई वाज अ लिटिल प्रीऑक्यूपाइड विद द सीएम्स रिसर्च वर्क, जो कि इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे इसी चीज़ में बिजी होंगे विद प्रेजेंटिंग योर रिसर्चेस एट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations to everyone who passed their third year exams. I am so proud of you because ये आपका फर्स्ट क्लिनिकल एक्सपोजर था इन थर्ड ईयर, राइट? सो फोर्थ ईयर के अंदर थोड़ी सी चीज़ें और टफ होनी स्टार्ट होती हैं। सो लेट्स गेट टू इट। हमारे सब्जेक्ट्स 4 हैं इंक्लूड, ठीक है। लास्ट ईयर भी 4 थे, इस साल भी 4 हैं। इसके अंदर बस ये है कि हमारी पैथो के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रही है, हमारी स्पेशल पैथो पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में हमने जनरल पैथो और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, राइट? इसके अंदर बस स्पेशल पैथो है, नथिंग एल्स। फिर कम्युनिटी मेडिसिन है, आई ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ENT। पैथो से स्टार्ट करते हैं। पैथो तो आप थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, उसके लिए आपने बुक्स भी जो फॉलो की हैं लाइक लॉन्ग बुक्स और शॉर्ट बुक्स। तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि आप रॉबिन्स के अंदर बेसिस वाले स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो आपने लास्ट ईयर फॉलो की थी थर्ड ईयर में, वही आपने फोर्थ ईयर में फॉलो करनी है, क्योंकि आपने उसी के अंदर आप सेट हो, ठीक है। बेसिक की मैं एक गाइड ये दे सकती हूँ कि हमारी टीचर्स ने ना अभी ये न्यू एडिशन निकला था 11th एडिशन, ये मैंने भी पढ़ के देखी। वैसे तो मैं बेसिस फॉलो कर रही थी, बट मैंने बेसिक का ना 11th एडिशन पढ़ के देखा फॉर सम ऑफ द चैप्टर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फॉर स्पेशली मैंने किसके लिए पढ़ा था ये? GIT, FGT, ब्रेस्ट, इन तीनों के लिए तो मैंने बेसिक से पढ़ा था। बेसिक के आप अगर आपके पास बेसिस रखी हुई है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट बेसिस के अंदर ना कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं। तो खैर हमने अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए हुए ना, तो फिर आप लेक्चर्स देखो और बेसिस देखो। बेसिस के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको कट आउट कर दो, और जो लेक्चर्स में पढ़ाए हैं सिर्फ वही चीज़ फॉलो कर लो। बेसिक के अंदर उन्होंने ये किया है कि एक्स्ट्रा जो बेसिस के अंदर चीज़ें दी ना, उन्होंने पहले से ही ऑब्सोलीट कर दी हैं और न्यू चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो दैट इज़ वाई आई प्रेफर्ड दिस बुक, बिकॉज ये बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मेरे पास ये PDF के अंदर रखी हुई थी, तो मैंने PDF से पढ़ ली। ये 3 टॉपिक्स जो है ना, स्पेशली मैंने इससे कवर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आती है शॉर्ट बुक्स। अच्छा, शॉर्ट बुक के लिए आपके पास एक तो वही पॉकेट रॉबिन्स है, ठीक है। पॉकेट रॉबिन्स हो गई एंड पैथोमा। सो फॉर मी आई फॉलोड पैथोमा बिकॉज मुझे पैथोमा ज़्यादा अच्छी समझ आती है। मैं इस तरह से कैसे बताऊँ? अच्छा, पहले शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं। इसके अंदर जो वीडियोस आपने फॉलो करनी है ना, अगर लेक्चर समझ नहीं आ रहे, वैसे तो पैथोलॉजी की फैकल्टी बहुत अच्छी थी हमारे ईयर तक। इस साल जो है कुछ टीचर्स दे आर रिटायरिंग, सो आई एम नॉट श्योर कि अब किस तरह से होगा। सो आप वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो। ज़्यादातर मेरे कोलीग्स ने फॉलो किया था प्रियंका। प्रियंका बहुत अच्छा पैथो पढ़ाती हैं। इसका मैंने जो है ना सिर्फ वैसे तो हीम पोर्शन देखा था, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें समझ आ गई थी। सिर्फ हीमोटोलॉजी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, तो मैंने हीम पोर्शन देख लिया था। बाकी जो है ना, मैंने फॉलो की थी पैथोमा की ही वीडियोज़, ठीक है। बुक भी पैथोमा और वीडियोस भी पैथोमा की। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा दूं, अगर लाइक दिस इज़ पैथोमा, राइट? तो जहाँ पे जो मैंने टिक लगाए हुए ना, ये वाली मैंने वीडियोस से देख के पढ़ी थी। अब मैं इसकी आपको फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी दिखा दूँ अगर, तो आप जो है पैथोमा की वीडियोस देखो, बुक साथ में रखो। जो इम्पोर्टेंट लेक्चर नोट्स वो बता रहे हैं ना वीडियो के अंदर, उसको यहीं पे नोट कर लो। एंड आई यूज़ हाइलाइटर्स। हाइलाइटर्स का ना मेरा अपना तरीका होता है, मैं जिस तरह फॉलो करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई चीज़ ब्लू से की हुई है, तो मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BCU बन सकता है इसका। कोई चीज़ मैंने अगर पिंक से की हुई है, मतलब ये कोई प्रोसेस चाह रहा है, कोई फेस चाह रहा है, या कोई डेफिनेशन जा रही है इंपॉर्टेंट। बाकी फॉर एग्जांपल अगर मैंने येलो से किया हुआ है, ये कोई एग्जांपल दे रहा है। मैंने अगर ऑरेंज से किया हुआ है, मतलब कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है। लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर लंग्स आर नॉट एम्प्टी और इसका FEV कम होता है, बट रिस्ट्रिक्टिव के अंदर रिस्ट्रिक्टेड फिलिंग होती है और इसमें FVC कम होता है। तो इस तरह से मैंने किया हुआ है कि ऑरेंज जहाँ पे आएगा, मैंने कोई कंपैरिजन की बातें की हुई हैं। और अगर मैंने कोई चीज़ ग्रीन से की हुई है, तो मतलब कोई एडिशनल पॉइंट है, कोई पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी का पॉइंट है, या फिर कोई भी मतलब केमिकल हिस्टोकेमिकली कोई पॉइंट आ रहा है, या फिर कोई रिस्क फैक्टर आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। सो ये मेरा तरीका था हाईलाइट करने का। तो मुझे हाईलाइट करने से ये फ़ायदा हो गया था कि एंड में बस मुझे पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, बस हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है बस मैंने ये देख लिया।
ठीक है, बाकी आपने इसके अंदर ही डिफरेंसेस बना दो, कोई भी नोट्स अगर वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है जो आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपने लेक्चर के अंदर कोई अच्छा सा नोट पॉइंट देखा जो कि बुक के अंदर मौजूद होना चाहिए आपको लगता है, तो वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर लो। मैंने सारी चीज़ें इसी में ऐड कर ली क्योंकि इसके अंदर ना देखो डायग्राम्स बनी हुई है हिस्टोपैथोलॉजी के हवाले से भी, तो मुझे एज सच पैथोलॉजी के लिए कोई अलग से नोट्स एक्स्ट्रा नहीं बनाने पड़े। मेरी पैथोलॉजी की नोट्स यहीं हो गए, पैथोमा की बुक के अंदर ही मैंने छोटे छोटे नोट्स बना दिए हर टॉपिक के लिए। जो भी टॉपिक मुझे मुश्किल लग रहा था मैंने सब में ऐसे ही कर लिया। ठीक है, यू कैन डू दिस एज वेल, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तो आपने अगर पैथो बेसिस से फॉलो करनी है या बेसिक से फॉलो करनी है, अपने अलग से नोट्स बनाने हैं तो आप अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, दैट वॉज अबाउट पैथो। बाकी मूविंग ऑन टूवर्ड्स सीएम, सीएम के अंदर 2 लॉन्ग बुक्स हैं। पार्क विच इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स, वो बोलेंगे कि आपने पार्क से ही पढ़ना है, इनके पेपर पार्क से आएगा, एंड टू बी ऑनेस्ट पेपर पार्क से ही आया था। ठीक है, और फिर आती है इलियास। ये दोनों लॉन्ग बुक्स हैं। फिर शॉर्ट बुक के अंदर आती हैं 2 हैं, नहीं बल्कि एक ही है, एक्सेल। सीनियर्स बोलेंगे ये फॉलो करो, मैं भी बोलूँगी यही फॉलो करो वैसे तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक थी एक्सेल। अच्छा देखो, वहाँ पे जो है ना 2 टीचर्स तो हैं आपकी फैकल्टी में जो आपको पता होगा, जो बोलेंगे कि एक्सेल फॉलो मत करो क्योंकि एक्सेल के अंदर बहुत चीज़ें ख़राब लिखी हुई हैं या बहुत गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन वाइवा, मैंने जो प्री प्रॉफ का वाइवा दिया था ना, मैं एक्सेल मैंने उस वक्त तक नहीं पढ़ी थी, रखी हुई थी मेरे पास, लेकिन टीचर से मना किया था तो मैंने नहीं पढ़ी थी वाइवा में। उन्होंने सारे क्वेश्चन मुझसे एक्सेल से ही पूछे, तो मैंने प्री प्रॉफ के लिए एक्सेल से ही पढ़ा था। ठीक है, मैं बुक भी दिखा देती हूँ आपको। पार्क जो है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, मैं टॉपिक्स बता दूंगी पार्क से कौन से करने हैं, इलियास से कौन से करने हैं, एक्सेल से कौन से करने हैं, ताकि आसान हो जाए, ताकि आपको सारी चीज़ें निकल पड़े। ये है इलियास, बहुत मोटी बुक है जो कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इससे जो है ना मैंने पढ़ी थी, एक चीज़ पढ़ी थी, आई थिंक एपिडेमियोलॉजी पढ़ी थी मैंने इससे। अच्छा, बेसिक एपिडेमियोलॉजी पार्क से करनी है। डेफिनेशन जो है इलियास से प्लीज़ कर लेना, इलियास की डेफिनेशन अच्छी हैं, और ये चीज़ ये लोग ना वाइवा में पूछते हैं, उनको इलियास की डेफिनेशन चाहिए होती है, तो इलियास से डेफिनेशन कर लो। मैंने ना इसमें टिक मार्क कर दिए हैं कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ना हो ना, कम से कम एटलीस्ट ये पढ़ लेना। बायोस्टैट्स मैंने इससे पढ़े थे, और एपिडेमियोलॉजी के ना मैंने थोड़ी थोड़ी बीच में चीज़ें इससे इसलिए पढ़ी थी क्योंकि अब आप पास पेपर सॉल्व करोगे ना, तो पास पेपर से आई थिंक एपिडेमियोलॉजी का ही था, चंद क्वेश्चन से जो इलियास के अंदर ना लाइन्स, रटी रटाई लाइन्स लिखी हुई थी, लाइक मैंने इसमें हाईलाइट की हुई है ना, हाँ मैंने हाईलाइट की हुई है। ठीक है, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन, इसकी वो डेफिनेशन वाले में पूछते हैं। फिर ये वाला कौन सा है, मंथली रिपोर्ट चार्ट, नहीं ग्रोथ चार्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ चार्ट आपको डॉक्टर इरम आई थिंक ना करवाएंगी, वो इम्पोर्टेंट था। बाकी मैंने ये देखी है ना, ये डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये मैंने इससे की है थोड़ी सी, बस जो हाईलाइटेड चीज़ें ना बस मैंने उतनी की थी। जो ट्रांजिशनल स्टेट्स आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी इम्पॉर्टेंट है और ये ऑस्पी में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्पी के अंदर ना आपको ग्राफ्स बना के दे देंगे वो, और बोल देंगे कि इसको लेबल करके बताओ ये किस तरह से होगा। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद करके रखना प्लीज़, क्योंकि ये बीसीक्यू में आता है, बीसीक्यू में बहुत बच्चे मसला करते हैं। और ये ऑस्पी के अंदर हमारे ना समझो वाइवा से पहले एक ऑस्पी होती है लेक्चर हॉल के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, एक एपिडेमियोलॉजी का होता है, एक बायोस्टैट्स का होता है। तो उसके अंदर वो एक क्वेश्चन इस तरह बना के देंगे, कैलकुलेट दी डबलिंग टाइम, तो आपने ये निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन होता है बायोस्टैट्स का, बायोस्टैट्स में वो आता है ना ऑड्स रेशियो, रिस्क रेशियो, वो चीज़ लाजमी आती है आपके लेक्चर हॉल के अंदर ऑस्पी वाले सेक्शन में। बाकी एक लैब के अंदर ऑस्पी होती है, उसका सेशन जो है ना वो एंड ऑफ द ईयर में आपको कंडक्ट करवा देंगे लैब के अंदर, वो आपको चीज़ें थोड़ी बहुत गाइड कर देंगे कि इस तरह से पढ़ना। उसके अंदर ना थोड़ी बहुत लाइक वैक्सीन रखी हुई होंगी, वैक्सीन को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक्सपायर्ड हैं या यूजेबल हैं कि नहीं। और क्या चीज़ थी, हाँ बाकी जो वाइवा के अंदर तो वो अलग ही केस था। हम जैसे बदनसीब लोग हैं, उनको जो ऑड नंबर वाले लोग थे उनको मिले थे 2 एक्सटर्नल, वैसे तो होते हैं एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, राइट, हमें मिले थे एक्सटर्नली एक्सटर्नल, हमारे को इंटरनल थे। तो जो एक्सटर्नल आए थे वो बहुत ही अजीब थे, आप जो भी उनको सवाल का जवाब दोगे वो बोलेंगे कि नहीं गलत बता रहे हो, हम तो ऐसे नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। तो बस उनको बातों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो बस आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। नंबर हम लोग को भी मिल गए थे, अच्छे खासे हम पास हो गए थे। ठीक है, बाकी में क्या चीज़ है, हाँ मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अच्छा मैं बताने बैठूँगी तो सारी चीज़ें आती रहेंगी, बट देख लो जो लेक्चर्स के अंदर आप पढ़ रहे हो ना तकरीबन वही चीज़ें, बायोस्टैट्स इससे पढ़ना,
एपिडेमियोलॉजी पार्क से, बायोस्टैट्स इलियास से। मैं ज़रा यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आसानी हो। पार्क से पढ़नी है आपने एपिडेमियोलॉजी, डेफिनेशंस जो है ना वो इलियास से करना, डेफिनेशंस इलियास से करना है। और क्या करना है, बायोस्टैट्स अगर टाइम है तो पढ़ो, वरना लेक्चर्स आप ले रहे हो, स्लाइड्स आ रही हैं, आपको अगर समझ आ रहा है उन लेक्चर से तो सही है। मुझे समझ आ गया था, लेकिन जब मैंने पार्क दोबारा से और इलियास पढ़ी थी ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आ गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्या था, पार्क से एपिडेमियोलॉजी और कौन सी थी, हाँ वो कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ये भी हैं पार्क से। ये इसका ना मैं आपको इंडेक्स में दिखा दूँगी। फिर इलियास से डेफिनेशंस और बायोस्टैट्स करोगे ना तो अच्छा हो जाएगा उससे, मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। और बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स बचे हैं ना, जो बेकार वाले टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, मतलब बेकार तो कह नहीं सकते बट एक तरह से बेकार ही होते हैं। अच्छा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल अगर रिवाइज़ करना हो ना, लाइक आपने अगर पार्क से पढ़ लिया, इसी के अंदर ऐड कर लो तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के एमसीक्यूज़ जो है ना वो इलियास से नहीं निकलेंगे, वो एक्सेल से नहीं निकलेंगे, एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ठीक है, इससे पढ़ लो तुम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ आई थिंक आप लोग जब रिस्पायरेटरी पोर्शन ऑफ पैथोलॉजी करोगे ना तो उसमें भी निकल जाता है काफ़ी हद तक। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे मुझसे उन्होंने एमसीक्यूज पूछे थे और सारे के सारे इसी बुक से पूछे थे। एक बड़ा मज़े का एमसीक्यू था 239। अच्छा हाँ, ये भी है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ही है। आपने ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अच्छे से याद करने हैं और इसके अंदर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। सारे जनरेशन याद कर लो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो हम लोग ओरल हैं, आईयूसीडीज हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, सबके कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि फोर्थ ईयर में इससे पढ़ोगे तुम लोग को नेक्स्ट ईयर गायनी के अंदर हेल्प होगी। और प्लस ये पूछा जाता है वाइवा के अंदर, तो करना तो है। ये फैमिली प्लानिंग का टॉपिक है। IMNCI इसका अच्छा नहीं था। IMNCI जो है ना, आप लोग डॉक्टर किसने पढ़ाया था, कैसर नहीं, डॉक्टर कमर ने IMNCI पढ़ाया है और आई थिंक डॉक्टर इरम ने पढ़ाया है। उसके अंदर डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग, फीवर के अंदर मलेरिया और डेंगू भी आ गया। IMNCI में ये 3 चीज़ें और डिहाइड्रेशन के, ठीक है, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ने उनके लेक्चर से ही करना है, क्योंकि IMNCI इसके अंदर इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा IMNCI। या फिर IMNCI उससे कर सकते हो, लाइक अगर आपकी पीट्स बोर्ड में पोस्टिंग होती है ना, तो वहाँ पे इसी पीजी से बोलो, वो IMNCI का आपको पूरा चार्ट दे देंगे, वो बहुत अच्छा होता है। IMNCI वाइवा में हमेशा पूछा जाता है और लास्ट में एक सेशन ज़रूर आता है वाइवा, वो इंटरेक्टिव वाइवा सेशन जो होता है ना, उसमें आता है IMNCI। बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनमें से। ब्ला 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 ब्ला। हाँ, पैरासाइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटोलॉजी इन्होंने हमें पढ़ाई नहीं थी, लेकिन हमसे वाइवा में इन्होंने पूछी थी पैरासाइटोलॉजी, और बहुत अंदर घुस घुस के पूछी थी, जो कि इलियास में लिखी भी नहीं है। तो पैरासाइटोलॉजी आई थिंक मैंने आपको रिकमेंड करूँगी कि पार्क से देख लो। मुझे तो पैरासाइटोलॉजी आसान होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ के आ रहे हो, बट हमें आइडिया नहीं था कि ये वाली चीज़ भी पूछी जाती है, तो हमने ट्राई नहीं की हुई थी, तो थोड़ा बहुत जितना आता था वो बता दिया। रेडिएशंस मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बट टिक लगाए हुए तो पढ़ लेना ज़रूर। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये एनवायरनमेंट है आई थिंक। एनवायरनमेंट और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल, रिप्रोडक्टिव, फैमिली प्लानिंग, ये तो खोल के पी जाओ सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर एनवायरनमेंट के में अंदर तुम लोग का एयर और वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर के सारे एमसीक्यूज जो है ना इलियास से निकलेंगे। मतलब इसके अंदर ऐसी जैसी तुम लोग बातें पढ़ोगे ना वाटर की, जो कि वो क्लास में नहीं पढ़ाई जाएंगी तुम लोग को, बट वाइवा में वो पूछते हैं, तो करके जाना प्लीज़। अब PCQ में वाटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। बाकी वीडियोस के लिए, इसके लिए जो है ना, मैंने लाइक मुझे पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा था ये वाला वाटर एयर वाला टॉपिक, और ना ही मुझे ये एक्सेल से समझ आ रहा था, तो मैंने देख ली थी सेल्फलेस की वीडियोस। तो आप सेल्फलेस की वीडियोस देख सकते हो वाटर एयर वाले टॉपिक के लिए, और जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे, क्योंकि वो वाली जो है ना एक्सेल, पार्क, एवरीथिंग का मिक्सचर करके ना वो पढ़ा देती हैं, तो आपकी सेल्फलेस से निकल जाएगी। जो ऐसे टॉपिक्स है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है, जो आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है या समझ नहीं आ रहा है बुक पढ़ने के बाद, तो फिर आप सेल्फलेस की वीडियोस देख लो, शी विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी मूविंग ऑन, नहीं अभी इसमें आपका आता है कम्युनिटी मेडिसिन में एक रिसर्च वर्क।
तो रिसर्च के लिए हमारे जो एचओडी हैं वो आप लोग को एक थीम प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक इस साल का थीम जो है आई थिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है, हमारा जो है वो मेंटल हेल्थ पे था, तो हमने उसके लिहाज से पढ़ी थी। बाकी इसमें तो सारा वो खैर गाइड अपना खुद ही कर देते हैं। पहले टॉपिक लेके आओ, फिर साइनॉप्सिस बनाओ, सबमिट करो, देन ग्रुप्स के अंदर जा करके डेटा कलेक्ट करें, एंड देन फिर सारा का सारा एसपीएसएस पे डाल के उसको एनालाइज करें, उसका रिजल्ट निकालें, डिस्कशन लिखें, उसके रिजल्ट्स नोट डाउन करें, एंड देन फाइंड द रेफरेंसेस एंड यू गॉट योर रिसर्च वर्क डन। ठीक है, बाकी इसके अंदर हाँ चलिए मैं आपको ना वो कंटेंट बुक की जो कंटेंट्स है ना उससे भी एक दफ़ा दिखा दूँगी कि कौन से टॉपिक्स मैंने पार्क से किए थे। बाकी आई के अंदर एक ही बुक है, जतोई। ठीक है, मेरे पास है 7th एडिशन, 7th है ना? हाँ 7th एडिशन। 7th एडिशन के अंदर बस ये आई थिंक डिफरेंस था कि इसके अंदर कोविड की चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो हमने ये वाली बुक ले ली थी। इसकी वीडियो बुक वैसे बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई है, आप बुक से भी समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियोस से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो आप इसमें भी देख लें। तो वीडियो सेल्फलेस की पूरी प्लेलिस्ट होगी, आई थिंक 200+ वीडियोज़ हैं। सारी वीडियोस देखो तुम लोग की आई कंप्लीट। आई थिंक हार्डली 3 to 4 वीक्स लगेंगे इसके अंदर, अगर बहुत आराम से सो करके देखोगे ना तो हार्डली 1 महीना लगेगा आई कंप्लीट करने में। इतना कोई वो नहीं है इसमें, बहुत ही आसान लिखी है तो के अंदर ना पैराग्राफ्स नहीं है, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ, ये 7th एडिशन है। बुक थोड़ी सी हो गई है हमारी वैसी, इसमें मैंने जो वो बनाए हुए ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसे देखो मैंने इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लिखा हुआ किया, 21 पेजेस पर डे आप पढ़ेंगे तो 19 डेज में आपके 23 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, पूरी वो खत्म हो जाएगी 19 डेज में सिर्फ। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको ब्रेक डाउन किया था, तो मेरा तकरीबन 20 दिन ही लगे थे। कह रही हूँ अगर थोड़ा सुस्ती दिखा के करोगे तो 1 महीने के अंदर तो कंप्लीट हो जाएगा विद MCQs, वरना बुक जो कंप्लीट करनी है तो 19 डेज में पूरी वीडियोस के साथ कंप्लीट हो जाएगी आराम से, आपकी 20 दिन मैक्सिमम। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। आईलिड, लैक्रिमल सिस्टम। अच्छा, आईलेट के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर आपकी जो इमेजेस इसके अंदर बनी हुई है ना, मैंने 7th एडिशन इसीलिए उठाई थी कि इसके अंदर इमेजेस आई थिंक ज़्यादा इनहेंस दी हुई हैं, ज़्यादा दी हुई हैं। तो इसमें जो है ना क्लेजियन हो गया, हॉर्डोलियम हो गया, ब्लेफराइटिस, ट्राइकियासिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन। लैक्रिमल के अंदर, लैक्रिमल सिस्टम के अंदर आई थिंक बस एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये DES वाला, ड्राई आई सिंड्रोम। फिर कंजक्टाइवा। अच्छा, ये जो मैंने अभी नाम लिया ना इन सब के, इसकी इमेजेस आपको अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। आप मतलब इमेज देखो और आप पहचान लो, क्योंकि हॉस्पिटल स्टेशन के अंदर आपको फॉर एग्जांपल मैं अगर पेज दिखाऊं, यस, फॉर एग्जांपल बस ये इमेज आपको दी हुई है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये केल्यूजियन है, ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, वो भी आपने मेंशन करना है कि दिस इज लाइक, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस कौन से हैं, मोल कौन से हैं, और एक और कोई ग्लैंड था, मेबोबियन, यस। आपने पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया। ये हॉर्डोलियम एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल हॉर्डोलियम इज कॉल्ड स्टाई, ये केलेजियन है। इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ये भी होता है कि हॉर्डोलियम के अंदर ना पस सिक्रीशन होती है, केलेजियन में पस सिक्रीशन नहीं होती है। तो इस तरह से ना मैंने जैसे ये मार्क की हुई हैं ऑरेंज, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारी इमेजेस करनी है, प्लस ट्रीटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटियोलॉजी नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ चीज़ें लाइक जतोई के अंदर, ये ऐसी बुक है जिसके अंदर ना आपको एक एक लाइन रटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ईयर से इन्होंने ये किया था कि ये जो बिल्कुल बारीक चीज़ आप पढ़ते भी नहीं हो ना, वो उन्होंने BCQ के अंदर घुसा के दे दी थी कि भाई बुक के अंदर तो लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक मैंने हाईलाइट किया था, एक ये भी है जुवेनाइल आर्कस, ये भी इम्पोर्टेंट था। देखो इसके अंदर जितनी भी इमेज हैं
सारी हम लोगों ने रटी थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो क्या उठा के दे देंगे। तो सारी इमेजेस हमें पता थी, उससे हमने आइडेंटिफाई कर ली थी कि क्या डिफेक्ट आ रहा है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। एक ये स्क्लेराइटिस एपिस्क्लेराइटिस, बस ये टेबल कर लो, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत छोटा टॉपिक है। अच्छा, कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो है ना, अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे ना, कुछ होते हैं जिनको नहीं समझ आएगा। ये जितने भी मैंने नोट्स बनाए ना, मैंने भी सेल्फलेस की वीडियोस देख करके सारे बना लिए थे। मुझे सेल्फलेस ने पूरी बुक पढ़ाई है, ये जितना भी मैंने हाईलाइट इंपॉर्टेंट किया हुआ है ना, सारी। अच्छा, ये जो पिंक वाले हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोकोरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना, क्योंकि इसमें से ये पूछते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये पूछेंगे आपसे आई के अंदर लाजमी। आपने आई के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिम्टम्स, साइंस, एवरी सिंगल थिंग, लैब इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग आपको आनी चाहिए। कि आप फोर्थ से ग्रेजुएट कर रहे हो, आपको कोई भी अपनी आग ला के देना, आपने उसकी डायग्नोसिस करके आप उसकी ट्रीटमेंट बता दो। ये वाला टॉपिक है हमारा फोर्थ ईयर के अंदर, बहुत ही मज़े का है वैसे तो, मुझे मज़ा आया था वैसे पढ़ने में। अच्छा, ग्लूकोमा के अंदर जो है ना, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने क्लास में नहीं पढ़ाई होंगी, बट आपने पढ़नी है। चैप्टर के स्टार्ट में जैसे होता है ना, फिजियोलॉजी, एनाटमी, ये सब इससे पढ़ोगे तो फिर आपको बाकी में हेल्प होगी, आइडिया होगा कि किस तरह से करना है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, दीस दीस ये वैसे मुझे कहीं पास पेपर्स के अंदर नहीं दिखी, कभी मुझे वाइवा के अंदर नहीं दिखी, ये वाइवा में मैंने कभी पूछी हो, लेकिन मैंने पढ़ ली थी, मेरे बुक के अंदर थी ये। एक वो था, ओसीटी था, एक और भी चीज़ थी, ए स्कैन, बी स्कैन। हाँ, ओसीटी, ए स्कैन, बी स्कैन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज में आप बी स्कैन करा रहे हो, कौन से में ए स्कैन करा रहे हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बहुत अंदर से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आपको पता होना चाहिए, पेशेंट किस कंप्लेंट से आ रहा है, तो फिर आपने उसका डिफरेंशियल डायग्नोस बताओगे, और फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करा के साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर फोकस करके आपने उसकी पर्टिकुलर एक सिंगल डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है। ठीक है, तो ये सारा पढ़ने, जिसको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सेल्फलेस की अगेन वीडियोस देख लो, उन्होंने सारा बताया, इसी के अंदर नोट डाउन कर लो, अलग से आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बुक का बस ये फ़ायदा है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी ना ये डायग्राम्स दिखेंगे, डायग्राम से याद करने में हेल्प होगी। अच्छा, एंड वाई टॉपिक्स में खास मैंने इससे नहीं किए थे। डर्मोइड सिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया था पीसीक्यू के अंदर। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, ये वाली इमेज इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ आई थी जो हमने कभी पढ़ी नहीं थी बट आ गई थी, हाँ ये वाली, ये मैंने बाद में इसमें टिक लगाए हुए हैं, ये जो टिक लगाए हुए हैं। फिर ऑक्यूलर इंजरीज, खैर आई का ये वाला टॉपिक है कि आप जब अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में हो गया ना, तो आपको तकरीबन जो मेजर सारे टॉपिक्स हैं ना, वो आपको उसी वक्त पढ़ा देंगे वो लोग इन दी वार्ड। तो आई के अंदर बस ये है कि जतोई फॉलो करो, सेल्फलेस की वीडियोस देखो, एंड यू विल एस इट। सिमिलरली फॉर ENT एज वेल, ENT में बस एक बुक दिंगरा, ठीक है। दूसरी बच्चे फॉलो करते हैं दिंगरा में, क्योंकि पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं, तो बच्चों को जतोई जैसी बुक चाहिए होती है जिसके अंदर पॉइंटर्स लिखे हुए हों। तो जतोई जैसी बुक कौन सी थी, उदयपुर थी, ठीक है। मैंने फॉलो की थी दिंगरा, क्योंकि दिंगरा इज स्टैंडर्ड बुक, उदयपुर मुझे समझ नहीं आई थी। आपकी मर्जी, आप कोई सी भी फॉलो कर लो। इसमें जतोई थी, एक ही बुक ऐसी। वीडियोस के अंदर सेम। फोर्थ ईयर है ना, सेल्फलेस बाजी नहीं पढ़ाया मुझे ज़्यादातर, सेल्फलेस सेम। अगर आपको बुक समझ नहीं आ रही तो फिर सेल्फलेस की वीडियोस देख लो, इन्होंने पूरा का पूरा दिंगरा को पढ़ाया। दिस इज दिंगरा का 8th एडिशन, आई थिंक 7th एडिशन, बल्कि 7th है, 8 नहीं है मेरे पास। तो दिंगरा के अंदर चंद चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ। नोज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नोज करके जाओ सारे टॉपिक्स, लाइक हमारा आधा पेपर तो निकल जाएगा अगर नोट्स कर लिए अच्छे से। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, बट नोट्स के सारे इंपॉर्टेंट है। ईयर में जो है ना, सिर्फ बीच के इंपॉर्टेंट, लाइक हियरिंग लॉस, डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर, डिसऑर्डर्स ऑफ मिडिल ईयर,
कोलिस्टोटोमा, सुपरेटिव ऑटराइटिस मीडिया और फेशियल नर्व एंड डिसऑर्डर्स। फेशियल नर्व मैंने एहतियातन ऐसी कर ली थी और फेशियल नर्व से उन्होंने ऐसे ऐसे बीजी हुई किए थे ना कि मज़ा आ गया था। पेज नंबर 90 मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। हाँ, फेशियल नर्व में ये जो पाथवे है ना, ये अच्छे से कर लेना क्योंकि हमारा आ गया था। उसमें उन्होंने क्या चीज़ पूछी थी कि कौन सा एक अगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने ऐसे कुछ किया था कि अगर सुप्रा न्यूक्लियर फाइबर्स ऑफ द लेफ्ट साइड डैमेज हो गए तो फिर कौन सा साइड ऑफ द फेस अफेक्ट होगा। इसी तरह का उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था कि ये न्यूक्लियस जो है ना फेशियल नर्व का कौन सा ऊपर वाला डैमेज हो गया या नीचे वाला हो गया या लेफ्ट का राइट का, तो फिर क्या चीज़ फंक्शन लॉस होगी। तो मैंने इसमें आई थिंक लिखा हुआ है लोअर फेस सीक सिंगल इनर्वेशन लेफ्ट हेमिस्फीयर कम्युनिकेट्स विद द राइट infranuclear fibers to innervate the right side of the face. Left hemisphere communicates with right infranuclear fibers to innervate the right side of face. तो राइट इंफ्रान्यूक्लियर फाइबर्स अगर डैमेज होंगी या लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होगा तो राइट साइड ऑफ द फेस की इनर्वेशन सही जाएगी। फोरहेड ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये यहाँ पे लेफ्ट हेमिस्फीयर यहीं पे उल्टा कर दो तो राइट हो गया, राइट हेमिस्फीयर डैमेज होगा या फिर लेफ्ट इंफ्रान्यूक्लियर फाइबर्स डैमेज होंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द फेस की इनोवेशन सही चली जाएंगी। ये तो हो गया इसका लोअर साइड के लिए। ठीक है, लोअर फेस की हमने लोअर साइड बताई और अपर साइड अलग है। फोरहेड के अंदर उल्टा है, फोरहेड के अंदर ना बल्कि ये डुअल इनर्वेशन होती है, राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर से सप्लाई हो रहा है बाय सुप्रान्यूक्लियर फाइबर्स। तो अगर एक फाइबर चला गया ना, लाइक अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर फॉर एग्जांपल लेफ्ट हेमिस्फीयर गया तो हमारा राइट साइड ऑफ द फेस लोअर राइट साइड ऑफ द फेस चला जाएगा, बट फोरहेड के फाइबर्स रहेंगे। आप फ्राउनिंग कर सकते हैं बिकॉज फोरहेड हैज़ डुअल नर्व सप्लाई। समझ आई? अगर इंफ्रान्यूक्लियर फाइबर्स गायब हुए तो फिर लोअर साइड का तो चला जाएगा बट फोरहेड के फाइबर्स रहेंगे। इस तरह का उन्होंने बीसीक्यू दिया था कि अगर कोई एक हमारे पास इंफ्रान्यूक्लियर अगर फाइबर डैमेज हुए लेफ्ट साइड के तो क्या चीज़ जाएगी, फोरहेड का कुछ नहीं जाएगा, लोअर साइड के राइट फेस की इनोवेशन चली जाएगी। ये चीज़ उन्होंने पूछी थी। ये मैंने एहतियातन ऐसी कर ली थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था और ये इन्होंने पूछ लिया था। तो ये है कि ये अच्छे से पढ़ के आना। जतोई में जैसे बताया ना कि वो कहीं भी किसी भी कोने से पकड़ के ना एक सवाल पूछ लेंगे, वैसे ही उन्होंने दिंगना से भी यही किया था कि मुझे याद आ रहा है कि किसी सब मैंडिबुलर ग्लैंड की उन्होंने एटियोलॉजी हमसे पूछ ली थी बीसीक्यू के अंदर कि स्मोकिंग हैज़ मोर रिस्क या कौन सा वाला क्या चीज़ का मोर रिस्क होता है। तो आई और ईएनटी में एक बुक फॉलो करो, जतोई और आई के लिए और ईएनटी के लिए दिंगरा या फिर उदयपुर, और ऐसा बुक पढ़ो कि वो तुमसे कहीं से भी कोने से पूछ लेंगे लेकिन इसी बुक से पूछेंगे, कहीं आउट नहीं पूछेंगे। अच्छा हाँ, ये शुरू के 2 टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा वो नज़रअंदाज किए जाते हैं लेकिन इनको पढ़ना नहीं है नज़रअंदाज। इसमें कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 3 ऑडियोलॉजी अकॉस्टिक का मैंने पढ़ा था। सिर्फ फ्रिक्वेंसीज के ना रेंजेस याद कर लो, काफ़ी हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ हियरिंग ये इम्पोर्टेंट था। हाँ, इसके अंदर टाइप्स ऑफ टिम्पेनोग्राम्स हमारे इन्होंने रख दिए थे। अब वाइवा वाले दिन जो ऑस्की होती है ना, अनऑब्जर्व्ड ऑस्की, उस स्टेशन पे हमारे पास टिम्पेनोग्राम रख दिया था उन्होंने ग्राफ्स बना बना के। आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा है, टाइप ए है, टाइप ए डी, ए एस, सी, बी। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा था ये, लेकिन वाइवा से पहले कुछ बच्चे हैं जो पढ़ के चले गए थे, तो उसके अंदर मैंने भी पढ़ लिया था। वाई, क्योंकि हमारे बीसीक्यूज क्वेश्चन पहले हुआ था, थ्योरी पहले हुई थी ना, थ्योरी में उन्होंने ये चीज़ें पूछी थी, तो हमें लगा कि वाइवा में शायद पूछेंगे, तो हम इसलिए थ्योरी में पढ़ के नहीं गए थे लेकिन वाइवा में पढ़ के एहतियातन चले गए थे कि अगर पूछ लिया तो कुछ आता होगा। तो उसके अंदर इन्होंने पूछ लिया। ये बड़े मज़े का, वैसे आसान है याद करना। टाइप ए नॉर्मल है, ए एस, एस लिखा हुआ है स्टिफनेस के लिए, ए डी, डी लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी के लिए, टाइप बी जो है थिक मेम्ब्रेन्स के लिए है या मिडिल ईयर फ्लूइड के लिए, और टाइप सी जो है नॉर्मल आती है, पीक उसकी नॉर्मल आती है टाइप सी की, लेकिन इसमें प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, वरना एयर के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव हो जाता है मतलब ईयर वो जो है ना मेम्ब्रेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड इन, ये बाहर बल्ज कर रही है ना, कॉन्वेक्स है, अंदर की तरफ चली जाती है, अगर नेगेटिव प्रेशर हुआ कॉनकेव बन जाती है। इसका ना मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये रहा। ये ग्राफ ऐसे सेल्फलेस बाजी ने नहीं बनाया था, ये ग्राफ मैंने खुद से पढ़ा था, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। आप लोग यूट्यूब पे डालोगे ना तो हर एक एक ग्राफ के लिए उन्होंने ना, हर एक एक मतलब डिसऑर्डर के लिए उन्होंने अलग से ग्राफ बना के समझाया हुआ है कि नॉर्मल हियरिंग पर्सन का इस तरह से ग्राफ बनेगा,
जिसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है उसका AB गैप ज़्यादा होता है, एयर टू बोन गैप ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेंसरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस है उसके अंदर AB गैप होता ही नहीं है। और फिर मिक्स वाला आ गया, उसके अंदर मिक्स होते हैं, लाइक कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरॉन सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं बैठी थी, यहाँ पे बस मैंने इतना बता दिया आपको कि ये चीज़ें पूछी थी हम लोग से। प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी एक लाइक 3 दिन हुआ था आई थिंक वाइवा, या 4 दिन हुआ था। तो अगर 4 दिन, हाँ बल्कि 4 दिन हुआ था, तो एक दिन उन्होंने प्योर टोन ऑडियोमेट्री रख दिया था किसी ग्रुप का, एक दिन उन्होंने टाइप्स ऑफ टिम्पेनोग्राम रख दिया था, बाकी ये 2 दिन मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि फिर मेरा हो चुका था तो मैंने फिर देखा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ना वो लोग कुछ भी उठा के रख देंगे। तो चैप्टर नंबर 4 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो अच्छे से करना। चैप्टर 5 हियरिंग लॉस के बारे में है। टिम्पेनोप्लास्टी, ये BCQ मैंने लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, ये BCQ मैंने लिख दिया, मैंने 3 हाईलाइट किया है। टिम्पेनोप्लास्टी इरेडिकेट द डिसीज़ करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता, ठीक है। उसमें इस टॉपिक में और था नहीं, बस इतना है। तो आपने चैप्टर नंबर कौन सा चाहिए, मैंने 4 बताया ना, ऑडियोमेट्री वाला, ये वाला अच्छे से करना, असेसमेंट ऑफ हियरिंग जो है। तो हमसे अगर असेसमेंट ऑफ हियरिंग चैप्टर नंबर 4 से चीज़ें पूछनी हो सकता है आपसे चैप्टर नंबर 6 के बारे में पूछ लीजिए, हमसे चैप्टर 6 से इतना नहीं पूछा था। तो एक चीज़ अगर हो गई है लास्ट ईयर तो हो सकता है इस साल कुछ और पूछ लें आपसे, तो करके चले जाना। ये वाले टॉपिक जो छोड़ देते हैं ना, इनसे ये लोग पूछ लेते हैं। तो सेम इसी के अंदर बस हाईलाइट कर लो, अलग से तुम लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये कहाँ था, एक्सरेज, एक्सरेज है इंपॉर्टेंट। लाइक एपिग्लोटाइटिस के अंदर थंब साइन मिलता है, कॉइन स्टक हो जाता है, तो आप कौन सा वाला करवाते हो, पैरानेजल साइनसिस। इसमें आई थिंक पीछे मैंने लिखा है कहीं, आपको एक्सरेज के व्यूज़ पता होने चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये, क्योंकि एक कुछ भी उठा करके ये रख देंगे आपके ऑस्पिकेट लेसन पे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट दिस इज एंड यू नीड टू राइट डाउन द इंडिकेशंस एंड यूजेस फॉर दिस। हमारे पास देखो एक के अंदर आई थिंक आया था, उन्होंने बोला था कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इसोफेगोस्कोप का और ब्रोंकियोस्कोप, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ मेरे पास मुझे याद आ रहा है ये आया था, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब आई थी, उसमें कफ था अनकफ था आइडेंटिफाई करना था, और इसके अंदर सारी उसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन सा था, ये PCV वाला आया था आई थिंक, ये सिलिकॉन आया था। तो ये PCV भी आपके पास दिंगरा के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो देख लो। थॉमसन्स नेजल स्पेकुलम का आप किस तरह से आप होल्ड करते हो वो आपको पता होना चाहिए। एक्सरेज ये दिंगरा इसीलिए मुझे अच्छी लगी, मुझे नहीं पता कि ये उदयपुर में दिया हुआ है या नहीं, बट दिंगरा के अंदर था तो मैं इसलिए बता रही हूँ। पैरानिटल साइनस में वाटर्स व्यू क्या चीज़ है, इससे आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। लेटरल व्यू क्या है, बस यही तो चीज़ें हमने पढ़ी थी। बाकी एक्सरे के अंदर लेटरल व्यू, वाटर्स व्यू आ गया, लेटरल व्यू नेक, AP व्यू के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, लेटरल व्यू में क्या क्या देख सकते हो। और अगर कोई कॉइन फंस गया है तो आपने कौन सा एक्सरे करवाओगे, ये लेटरल व्यू इसवेगस दिखा रहा है और PA व्यू भी इसवेगस दिखा रहा है। हाँ ये चीज़ थी हमारे ऑस्पी के अंदर आई हुई थी, तो मैंने इसी बुक में ऐड कर ली थी। ये फॉरेन बॉडी कॉइन इन इसवेगस अगर फंस गई तो आप क्या करवाओगे, लेटरल व्यू PA व्यू दोनों करवा सकते हो या कोई एक भी करवा सकते हो। लेरेंजियोसील अगर आया तो एंटी एंड नेक स्वेलिंग है ना, तो इसके अंदर आप PA व्यू करवाओगे, PA व्यू से दिखेगा एंटी एंड नेक स्वेलिंग। मैस्टोइड के लिए मैस्टोइड लेटरल व्यू है। फिर मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस यहाँ चीक की तरफ है ना, उसके लेटरल वाटर्स व्यू पैरानेजल साइनसेस। कुछ चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, कुछ चीज़ें जो है ना EMQ के अंदर देखना। EMQ के अंदर जो एक्सरेज वाला पोर्शन होता है ना, उसमें सारे एक्सरेज आपको ऊपर से नीचे पे आई थिंक A to J लिखे हुए होंगे। सारे एक्सरेज जो भी ऑप्शन में लिखे होंगे ना, एक दफ़ा वो नेट पे जाकर के सर्च करना कि ये वाला एक्सरे क्यों करवा रहे हैं, किस चीज़ के लिए करवा रहे हैं, उससे आइडिया होगा आपको। मैं तो चंद चीज़ें लिख दी जो हमारे पेपर में आई थी। बाकी आप लोग का प्री प्रोफ का पेपर हो या फिर कोई सा भी अभी असेसमेंट हुआ हो ना, तो उसमें एक्सरेज अगर आए हो तो एक्सरेज जितने भी ऑप्शंस के अंदर लिखे हुए होंगे ना, सारे एक एक दफ़ा जाके नेट से देख लेना कि कौन सा एक्सरे कहाँ पे यूज़ करे जा रहा है, ठीक है।
बाकी ये हो गया, इसमें एक्सरेज बता दिए। ठीक, आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर द बुक्स। मूविंग ऑन, अब ज़रा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, मैंने वीडियो साइट डाउनलोड कर ली थी एक दफ़ा में, इनके ऑनलाइन मिलती नहीं है, तो वही मेडिकल स्टडीज़ जोन जो है वहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली थी सारी वीडियोस। तो कोई सा भी टॉपिक आपने जैसे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी, इसमें बहुत अच्छा था, तो मैंने रिस्पिरेटरी के लिए सारी वीडियोस देख ली थी। ये देखो, पार्क के अंदर मैंने शुरू के टॉपिक सारे पढ़ लिए थे क्योंकि हमारे पास टाइम था। खैर 6 महीने घर पे बैठे हुए थे तो वो कर लिया था। मैन एंड मेडिसिन भी पढ़ लिया था, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बेकार टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस एंड एपिडेमियोलॉजी, ये दोनों मैंने टिक लगाए हुए हैं इस पर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो वो एपिडेमियोलॉजी ना, मुझे ये पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छी समझ आई थी। इसमें देखो ओपन वाइल पॉलिसी भी दिया हुआ है। ये ओपन वाइल पॉलिसी और कोल्ड चेन जो है ये पूछते हैं। मैं इसको बड़ा कर दूँ, शायद मिला जाए। हाँ, ये रहा। ओपन वाइल और कोल्ड चेन, ये वाइवा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछते हैं। बाकी ये रहा रेट्स एंड रेशियो, measurements of mortality, epidemiological method, descriptive analytical, epidemiology cohort study, experimental है, association of causation is very very important। I think मैंने इसे ना टॉपिक्स बना के रखे हुए हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस है, आपने ये चीज़ें लाजमी पढ़नी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, concept of well-being, determinants of health, indicators of health, concept of causation, that is the epidemiological triad। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर बहुत मुख्तलिफ उन्होंने बताए थे। आई थिंक बायोलॉजिकल उससे स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल एंड तक, वेब ऑफ कॉजेशन तक। टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स है ना, ये पीसीक्यू और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट सुपर नेचुरल थ्योरी से स्टार्ट हो रहा है, फिर जर्म थ्योरी आई। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर ये होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट आया। या फिर मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, एडवांस्ड और वेब ऑफ कॉजेशन के अंदर ना क्रॉनिक डिजीज हम करते हैं। फिर ये बीसीक्यू में आ गया, डिजीज इंक्लूडेड वेब ऑफ कॉजेशन, क्रॉनिक डिजीज इंक्लूड होती हैं। व्हील थ्योरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल पार्ट जो है वो जेनेटिक पोर्शन का है, फिर सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल। ठीक है, इस तरह से रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। फिर आपको मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी के अंदर इंसिडेंस रेट, रेशियो और प्रेवलेंस फैक्टर्स, ये बताओ। ठीक है, ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजी का पोर्शन था। देन कम्स दी स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे भी कर सकते हो, जहाँ से भी करना है, लेक्चर से करना है, किसी से भी करना है, लेकिन करो। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस, इसमें एपिडेमियोलॉजी एंड स्क्रीनिंग, एम्स, अप्रोच, टूल्स ऑफ मेजरमेंट में रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी, मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्बिडिटी के अंदर आ गया इंसिडेंस, प्रेवलेंस, ये। फिर एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, स्टडी डिज़ाइन आपको पता हो, एसोसिएशन, कॉजेशन, हेल्थ क्राइटेरिया के आई थिंक 9 पॉइंट्स थे, 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीजेस, एपिडेमियोलॉजी, डेफिनेशन, स्क्रीनिंग, अल्फा एरर और बीटा एरर, फिर A-1 और वो 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा, इसकी आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि क्या बात हो रही है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ एरर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको पढ़ लेना। ये सैम्पलिंग का जो पार्ट है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, थिंक कभी ना कभी हेल्प कर जाएगा, क्योंकि ये वाइवा के अंदर मैंने देखो लिखा है, वाइवा में इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्या है, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग। आपको सैम्पलिंग से कम नाम पता होना चाहिए। और स्नोबॉल सैम्पलिंग कब करते हैं, इस तरह से। ठीक है, स्नोबॉल उमूमन उसमें करते हैं कि जो सेंसिटिव इशू होता है, लाइक एडिक्ट्स में हो गया, प्रोस्टिट्यूट का हो गया। ये आई थिंक बीसी को उन्होंने पूछा था हमसे, ये वाला फार्मूला। फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी मेडिसिन। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है, R-1 या फिर C-1। और एक और भी था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई थिंक थोड़ा चेंज फार्मूला था इसमें, जो हमसे पेपर में पूछा था, आ नहीं रहा था, लेकिन मुझे याद है इन्होंने, डॉक्टर कुरत ने एक दफ़ा करवा दिया था क्लास में। ये रहा, हाँ ये वही है, R-1 और C-1। हाँ ये रहा। If independent sample of t-test has only one sample, the formula of degree of freedom n-1। ये क्वेश्चन था जिसका आंसर किसी को आ नहीं रहा था। और फिर ये तो खैर का स्क्वायर टेस्ट होता है, R-1 और C-1 फार्मूला। दिस फार्मूला, इसको भी अच्छे से याद करो क्योंकि एक क्वेश्चन बस बना के दे देंगे वो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन,
ठीक है। और फिर आपने ये फॉर्मूला इनपुट करना होगा। फॉर्मूला वो कहीं पे भी पेपर के अंदर लिख के नहीं देते, आपको वो याद होना चाहिए फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके एक आंसर की तरफ जा सकते हो। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का आई थिंक फॉर्मूला, यस। अच्छा, एसपीएसएस जब पढ़ोगे ना तो उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेना कि उसमें मेजर्स कौन कौन से, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इस तरह की ना वैल्यूज दी हुई होती हैं। तो एसपीएसएस जो है ना, लाइक मेरा फर्स्ट डे पे था सीएम का वाइवा, तो मुझसे नहीं पूछी थी एसपीएसएस, लेकिन जिनका लास्ट डे पे, फोर्थ डे पे था ना वाइवा, तो उन्होंने पूरी एसपीएसएस की वर्किंग पूछी थी, किस तरह से एसपीएसएस आप यूज़ कर रहे हो। तो एसपीएसएस के लिए आई थिंक एक वो था, एक यूट्यूब चैनल है जिससे मैंने पढ़ा था। आप लाइक किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लो, एसपीएसएस पर सीखना, और उस पर जो सी भी वीडियोस आ रही होंगी उसके अच्छे रिव्यूज़ होंगे, वो बैठ के पढ़ लेना। आई थिंक बस इतना ही है इसमें। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको दिखानी थी, प्रिवेंशन का टेबल, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन का टेबल ना पार्क में दिया हुआ है, तो अगर आपको पार्क से पढ़ना है तो पार्क से देख लेना, वरना मैंने इसके अंदर ना एक बना के देख लिया, ये पार्क का ही टेबल है। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पता होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन वो बना के दे देंगे और वो पूछ लेंगे आपसे कि विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज दिस। तो इसमें मैंने हाईलाइट किया है ना, ये इसमें डिफरेंसेस हैं कि प्राइमोडियल के अंदर रिस्क फैक्टर्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं कम्युनिटी के अंदर, और आपने उससे पहले ही प्रिवेंशन लेनी शुरू कर दी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में दीजिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। पॉलिसी जो आ रहा है वो प्राइमोडियल में है, प्रोग्राम्स अगर इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गए तो वो प्राइमरी के अंदर। ये एक एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आया था, इन दोनों के डिफरेंस, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो बाद में मैंने देखा पार्ट में था। ठीक है, अब हमारे पास रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए हैं, लेकिन डिजीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ गए कि हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, और कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करें, लाइक इम्यूनाइजेशन भी आ गई, इसी के अंदर आ गई। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात तो है वो प्राइमोडियल तक ही है, लेकिन अगर इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो गई तो फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ गई। जैसे कोविड में प्राइमरी प्रिवेंशन हमने ली थी, कोविड होने से पहले ही हमने इसकी आईजी वो लगा ली थी। देन आ गई सेकेंडरी, डिजीज़ हो गई है लेकिन उसको एक हद तक प्रोग्रेस करने से पहले हमने स्टॉप करनी है, लाइक रिड्यूस द प्रेवलेंस। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग जो है ना वो इसमें आती है सेकेंडरी के अंदर, एसएस। फिर टर्शरी के अंदर डिजीज़ प्रोग्रेस हो चुकी है, बस मोर्टेलिटी ताकि इंड्यूस ना हो सके, उससे हमें बस रिड्यूस करना है ताकि रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ये आती है टर्शरी के अंदर। तो ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको, ये आपको दी हुई है इसकी डेफिनेशंस, एंड देन फिर टारगेट पॉपुलेशन में पॉलिसी प्रोग्राम्स कब यूज़ कर रहे हैं, यही चीज़ें। तो जो हाईलाइट की हुई चीज़ें ना, एटलीस्ट बस आपको वो वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ है इसमें? अच्छा, ये तो रैशेस के मैंने वो लिख दिए हैं, एक दफ़ा देखना है तो देख लो कि रैशेस में लाइक अगर पूरी कंप्लीट बॉडी, आप ये ईएमक्यू में आता है, तो ईएमक्यू में आपको पता कैसे चलेगा कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो ये इसके हल्के से ना मैं कीवर्ड्स लिखे हैं, लाइक अगर चिकन पॉक्स है तो कंप्लीट बॉडी पे रैशेस होंगे, अगर मीसल्स है तो मिड लाइन पे होंगे, एम आ गया, सी आ गया। ठीक है, रुबेला होंगे तो माइन्यूट और कंजक्टिवाइटिस होगा, माइन्यूट रैशेस होते हैं बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक, और हर्पीज दूसरे हैं तो लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस में होते हैं, और टाइफाइड का तो रोज स्पॉट्स आते हैं, डॉट्स, टाइफी डॉट, तो रोज स्पॉट्स डॉट, उससे याद रखा था मैं। इसमें आई थिंक बस यही था, ये 2 है ना, 3 एक ही बची है, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखो, ये रहा हेलमेंथी जो पैरासाइटोलॉजी, हमें बस इतना सा उन्होंने पढ़ाया था, पूछा इससे कुछ नहीं था। ये इच ग्राउंड ये बस एक देख लो, बेयरफुट फार्मर है, इच ग्राउंड अगर कंप्लेन आ रही है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूटिनेल, ये इसका आंसर है। इसमें से नॉन कम्युनिकेबल है ये तो। फैमिली प्लानिंग के अंदर एलिजिबल कपल्स कौन से हैं और टारगेट कपल्स कौन से हैं, इनकी डिफरेंस आपको बताओ। तो एलिजिबल जो है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, और टारगेट वो हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, कपल हु हैव हैड 2 to 3 लिविंग चिल्ड्रन एंड नाउ अब फैमिली प्लानिंग करने शुरू कर रहे हैं वो, कि अब लाइक स्टॉप करना है दिस। फिर ये वाला आ गया फैमिली प्लानिंग के मेथड्स कौन से हैं, नेचुरल, बैरियर, आईयूसीडी, हार्मोनल, परमानेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूसीडी स्पॉटिंग के अंदर आता है, आईयूसीडी वो पड़ा हुआ होगा वहाँ पे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आईयूसीडी है, लाइक कॉपर वाली होती है,
हाँ, सेकंड जनरेशन कॉपर, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ ये भी ऑस्पी के अंदर रखते हैं। हार्मोनल मेथड में ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, प्रोजेस्टेरॉन के, ये कौन सी थी, 28 टैबलेट्स हैं, तो इसके अंदर 21 जो हैं वो प्रोजेस्टेरॉन की हैं और बाकी 7 टैबलेट्स हैं प्लासिबो हैं, मतलब उसके अंदर कुछ होता नहीं है, लाइक आयरन टैबलेट्स होंगी, या फिर वाइट वाली जिसके अंदर सिर्फ 21 टैबलेट्स ही हैं। तो वाइवा में उन्होंने पूछा था कि इफ़ एक दिन के लिए अगर फॉरगेट कर दिया हमने कोई टैबलेट तो हम कब यूज़ करेंगे, तो टेक द नेक्स्ट टैबलेट एज सून एज पॉसिबल, जब भी आपको याद आए। अगर 2 दिन के लिए आप भूल गए टैबलेट लेना तो फिर प्रीवियस वन और न्यू वन साथ साथ लेनी पड़ेगी। अगर 3 दिन के लिए भूल गए, पूरा पत्ता आपका ज़ाया हुआ, छोड़ना है पूरा। मेंसेस स्टार्ट होंगे उसके बाद फिर दूसरा लीफलेट आपने स्टार्ट करना है। ये चीज़ जो है ना डेज का, ये इम्पोर्टेंट। ये खैर आप लोग जब पढ़ रहे होंगे ना तो क्लासेस लोगे ना, क्लासेस के अंदर बता देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सीओसी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हाइपरटेंशन और ब्रेस्ट फीडिंग वाइवा में आया था, अब वो बीसीयू में आया था। एक और चीज़ थी, ये हमसे ना उन्होंने बीसीयू में पूछा था, सिर्फ नाम, एवेल्युएशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, पर्ल इंडेक्स और लाइफ टेबल एनालिसिस, उसके नाम उन्होंने बोलते याद कर लीजिएगा। इसमें और कुछ, चलो वो तो आप लोग, हाँ कलर कोडिंग इम्पोर्टेंट थी, ये ब्लैक येलो रेड ब्लू किसको कहते हैं, ये खैर आप गूगल पे देखोगे उस पर भी आ जाएगा। एपी का चार्ट है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, उसका ये चार्ट है कि बर्थ पे कौन सी लगती है, 6 वीक्स पे, 4 वीक्स पे, आफ्टर 4 वीक्स एंड देन 5 मंथ्स। ये आई थिंक एक्सेल के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, मैंने एक्सेल से देखा नहीं था, ये डॉक्टर कमर ने क्लास ली थी तो उन्होंने बताया था, तो मैंने उसके लिहाज से लिख लिया था। ठीक है, नीचे भी देख लो ये वाला, फिर ओपीवी और आईपीवी का डिफरेंस, हाँ इन्होंने पूछा था वैसे हमसे। इसके अलावा हेल्थ इंडिकेटर्स, चलो ये तो पढ़ लोगे आप। ये वाला, ये जो चार्ट्स हैं स्टेजेस, कौन से, एपिडेमियोलॉजी और उसके ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की साइकिल्स हैं, दिस, ये वाला इम्पोर्टेंट था। बाकी तो चलो खैर वो आप पढ़ोगे तो उसमें याद आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग आपने कर ली। एपिडेमियोलॉजी के लिए कौन से टॉपिक्स हैं इसमें ना मैंने बता दिए पहले ही, मार्क करनी है। लाइक अगर आपने एपिडेमियोलॉजी अच्छे से करनी है, कम्युनिकेबल डिजीज़, तो रिस्पायरेटरी इससे कर लो। रिस्पायरेटरी में ना सिर्फ ये जो मार्क किए ना यहाँ पे जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं ड्रॉ, अच्छा ड्रॉ तो मैंने किया हुआ ये पहले। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया। इसमें जो पॉक्स के जो है ना, स्मॉल पॉक्स नहीं बल्कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स। ठीक है, ये जो है ना 4, इनकी आप डायग्राम अच्छे से देख लेना गूगल से, इनके इसमें से किसी भी एक की इमेज रख देंगे और यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट द डिजीज इज। ठीक है, फिर आ गया पोलियो माइलाइटिस से कर लो, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, डेंगू, मलेरिया, वायरल में सिर्फ रेबीज, बस, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये जो है ना, ये ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, प्लैक, ये आई थिंक लेक्चर्स में जो पढ़ाएंगे ना उतना काफ़ी होगा। बाकी टेक ट्यूब फीवर ये सब नहीं, लिशमेनियासिस इज इम्पोर्टेंट, टीनियासिस, सी, हाँ यहाँ ये टीनियासिस भी था। फिर ट्रैकोमा तो आप आई में खैर पढ़ लोगे, ये वैसे पढ़ाएंगे आप लोग को, लेकिन ट्रैकोमा आई के अंदर पढ़ लोगे ना तो इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसटीडीज आर इम्पोर्टेंट, एड्स आर इम्पोर्टेंट, लेप्रोसी वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, और टेटनस भी वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, बीसी के लिए नहीं। ठीक है, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है आपको इतनी ज़रूरी नहीं कि इससे पढ़ो, क्योंकि ये आप जो है ना पैथोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से कर लोगे, तो ये इससे ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर पढ़ने के जाए तो फिर एक्सेल से देख लेना, इससे करने की ज़रूरत नहीं है बाग से। बाकी टॉपिक्स मैंने इसमें बस हाईलाइट मार्क कर दिए थे कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, लेकिन पार्क के अंदर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने पार्क से ये सब कुछ नहीं पढ़ता, बहुत बकवास है, बहुत लंबा लिखा हुआ है। तो आप बस इसके अंदर से कम्युनिकेबल डिजीज़ करो अच्छे से,
छोटा होगा। ये रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, स्क्रीनिंग और कम्युनिकेबल डिजीज में जो बस मैंने बताए ना, सिर्फ वो वाले। अगर टाइम है तो पार्क से पढ़ लेना, वरना लेक्चर से अगर पढ़ लिया है तो ओके। थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट गिव अप, ठीक है।